नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज अपनी इस वीडियो में आपको एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, नक्सलवाद के पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, क्या नक्सलवाद जो है उसकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए नजर आई और एक राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हुए नजर आई। विस्तार से आपको इतिहास के पन्नों में लेकर जाएंगे और नक्सलवाद की कहानी बताएंगे। भारत में नक्सलवाद का उदय 1967 में नक्सलबाड़ी से हुआ। इस आंदोलन ने शुरुआत में जन समर्थन प्राप्त किया, लेकिन जमीनी वास्तविकता यानी कि रियलिटी से ये कुछ अलग ही नजर आया और जो संसदीय व्यवस्था है, जो हमारी पार्लियामेंट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, उसको नकारने के कारण इसका प्रभाव कम होता गया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो युवा थे, यंग थे, बहुत कंफ्यूज थे, इस वजह से ये खत्म हो गया। एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि आइडियोलॉजी ही क्लियर नहीं थी। इसमें अगर हम बात करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजदूरों और छोटे किसानों के किशोर बच्चों का इस्तेमाल जो है वो इस पूरे मूवमेंट के अंदर किया गया। नक्सलवाद की शुरुआत 1960 के समय से पहले ही हो गई थी, जब चारू मजूमदार, वो शख्स जिसने नक्सलवाद को जन्म दिया, उसका जन्म हुआ था। चारू का जन्म 1918 में सिलीगुड़ी में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1938 में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और देश की आजादी के बाद वो जमींदारी खत्म कराने के अभियान में जुट गए थे। थोड़े समय के लिए उन्होंने 1962 में जेल भी गए। इससे पहले वो तब भी 3 साल के लिए जेल में रहे, जब सीपीआई पर 1948 में प्रतिबंध लगा हुआ था। अब चारू मजूमदार ने बंगाल के धनी परिवार में जन्म लिया था। ये उनका बैकग्राउंड था। नक्सलवाद आंदोलन के असल जो जनक माने जाते हैं वो वही माने जाते हैं, मतलब जो आइडियोलॉजी लेकर आए यहाँ पर और ये पूरा मूवमेंट जो शुरू किया, उन्होंने ही किया। तो इसी घर में बैठकर चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने लगभग हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, जिसने भारत में नक्सलवादी आंदोलन की नींव रखी थी। अब इसमें आपने एक नई एंट्री देखी होगी एक शख्स की, कानू सान्याल। ये भी एक बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है, इनकी भी अलग राजनीतिक मंशा थी, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, जिसने भारत में नक्सलवादी आंदोलन की नींव रखी। अब चारू मजूमदार 1918 में एक जमींदार परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें जमींदारी शब्द से इतनी ज्यादा चिढ़ थी, मतलब पसंद नहीं करते थे जमींदारों को, जमींदारी शब्द से मतलब एक अलग चिढ़ थी। ये शब्द उन्हें हैवानियत का प्रतीक तक लगता था, वो इतनी हेट्रेड रखते थे जमींदारों को लेकर। अब पश्चिम बंगाल के तकरीबन सभी महान विद्वानों, लेखकों और सामाजिक नेताओं को वो नकार देते थे। मतलब उन्हें लगता था कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो सुपीरियर है और बाकी सब इंफीरियर। उन्हें अभिजातीय व्यवस्था का भी एक अंग जो है वो बताते थे। अभिजात्य से आप ये सोच लीजिए कि जो हमारी एक पूरी सिस्टम जो चलता है सिस्टमैटिक तरीके से, तो उसका पूरा एक अंग बताते थे। अब नक्सलवाद की ओर जाने से पहले चारू मजूमदार कांग्रेस में गए, फिर बीड़ी मजदूरों को संगठित करने की उन्होंने कोशिश की। 1937 और 1938 में सब कुछ कर रहे थे, जब अभी नक्सलवाद शब्द जो है और ये जो पूरा मूवमेंट है इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब उसका बीज बो रहे थे। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी ली और इसके बाद उन्होंने सीपीआई के आंदोलन में जमकर काम किया। तेभागा नाम के आंदोलन ने चारू की जिंदगी बदल दी थी। मतलब अब एक बहुत टर्निंग पॉइंट जो है वो आपको नजर आएगा। दरअसल तेभागा बंगाल में एक ऐसी प्रथा थी जिसने किसानों की हालत पतली की हुई थी। बंगाल में जब किसान कोई फसल पैदा करता था तो उसकी आधी पैदावार जो है वो जमींदारों के पास चली जाती थी, जिससे जमींदार अपना टैक्स और हक बताते थे। अब किसानों का ये मानना था कि जमींदार को वो 1/3 से ज्यादा फसल नहीं देना चाहते थे। 2/3 पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि फसल पर ना केवल उनकी मेहनत होती है बल्कि बीज और अन्य खर्चों का भी पैसा जो है वो जमींदार लगाता है। अब ये आंदोलन जो है वो सफल रहा, जायज भी था। अगर आप भी सोचेंगे कि भाई ये तो जायज है, और देखते ही देखते चारू लोगों की नजरों में चढ़ गया। मतलब एक बहुत महान देवता सा वो लगने लगा सबको।
उन्होंने सीधा से एक मूल मंत्र बनाया कि हर गांव को जमींदारों और जमींदारों से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये शुरुआती जो आइडियोलॉजी है वो ये थी। अभी भी आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये नक्सलिज्म नहीं है, क्या है। अब नक्सलबाड़ी गांव को जमींदारी से मुक्त कराने के लिए उन्हें हथियारबंद आंदोलन करना पड़ा। मतलब अब आप देखेंगे कि हिंसा पे शिफ्ट हुआ, जिसे नक्सल आंदोलन कहा गया। अब 1968 में हम आ रहे हैं, यहां से एक बहुत टर्निंग पॉइंट, मतलब ये अब हिंसक कैसे होता, वायलेंट कैसे हो गया। चारू ने फिर इसके बारे में जो कुछ लिखा, उसने देश में नक्सलवादी आंदोलन, आज भी आपको बता दें कि कई सारे क्षेत्रों में इसे पढ़ा जाता है, जो उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन को फैलाने के लिए लिखा है। चारू इसे लेकर जो भी लिखा करते थे उसे नक्सलवादी एक तरीके से बाइबल की तरह मानते थे कि भाई जो कह दिया पत्थर की लकीर है, अभी इसी पे ही फॉलो करेंगे। जनवरी 1954 में भी चारू ने लीला मजूमदार सेनुगुप्ता से शादी की। ये भी एक पॉलिटिकल टर्न पॉइंट था उनकी लाइफ में, जो जलपूरीगंज के अंदर सीपीआई की मेंबर थी। शादी के बाद वो सिलीगुड़ी चले गए। आमतौर पर वहीं उनकी गतिविधियां रहती थी, वहीं पर वो प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आप कह सकते हैं वो करते थे, सभा एक तरीके से। 1967 में जब कानू सान्याल, जो आपको पहले मैंने जिक्र किया था, जब इस पूरे नक्सल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का बड़ा योगदान था, इन्होंने ही शुरुआत की। कानू सान्याल की एक सभा हो रही थी, वो नेता थे, और उस सभा में एक आदिवासी एकदम से आता है, लंबा चौड़ा 6 फीट का आदिवासी आता है। जब वो सभा चल रही थी, एक जमींदार ने, आपको बता दें कि किसान को मार दिया था, तो वो सभा के दौरान उससे वो पूछ रहे थे जानकारी। इतने में एक आक्रोशित आदिवासी आता है और वो जमींदार का सिर कलम कर देता है। ये वो फर्स्ट मूवमेंट था सबसे पहले जब वो नक्सलवाद की एक कह सकते हैं कि शुरुआत वायलेंट हो गई। 1967 में नक्सलबारी में हथियारों से लैस किसान विद्रोह अब छिड़ चुका था। हिंसा हुई, खून बहा, जाने गई। इसकी अगुवाई कॉमरेड कानू सान्याल कर रहे थे, लेकिन असली जो भूमिका है वो चारू मजूमदार की थी। यानी कि वायलेंटली जो इसके ऊपर एक रुख अपनाया जा रहा है, वो कहां से अपनाया जा रहा है, यहाँ पर कानू की तरफ से, यानी कि कानू सान्याल की तरफ से। लेकिन जो पीछे आइडियोलॉजी चल रही है, जो तो ब्रेन चल रहा है, वो चारू मजूमदार का चल रहा है। अब इस दल को नक्सली कहा जाने लगा। चारू चीनी क्रांति की तरह, मतलब एक आइडियोलॉजी आप कहीं से अपनाते हैं ना, सबवर्जन की हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो एक आप अगर चीनी क्रांति को पढ़ेंगे, जो वहाँ पर कम्युनिस्ट आए थे, कुछ वैसी, मतलब उसी तरह की क्रांति जो है वो करना चाहते थे, कि उनकी पॉलिटिकल मंशा थी। वो अपने साथियों के साथ माओ से मिलने चीन भी गए थे, ऐसी भी जानकारी है। 1969 में चारू ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशनल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज बनाई, और जिसमें वो जनरल सेक्रेटरी बने। 1971 के युद्ध के बाद जबरदस्त तरीके से चारू मजूमदार की खोज शुरू हो गई। पता लगा कि वो कोलकाता में छिपे हैं। एक बहुत इंटरनेशनल भी इसमें बीच में कनेक्शंस जो है वो निकल कर सामने आए थे। बहुत सारी खुफिया जानकारी आई थी, ये कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे नक्सलिज्म के नाम पर, मतलब नक्सलिज्म जो है नक्सलवाद के नाम पर। कोलकाता में छिपे हुए थे, लेकिन कोई भी उनके बारे में पुलिस को बताता ही नहीं था। सपोर्ट ही इतना ज्यादा था पश्चिम बंगाल में। पुलिस को आखिरकार बहुत सारा इंटेलिजेंस उन्होंने जब जुटाया, उनके करीबी को पकड़ने में सफलता मिली। उसे इतना टॉर्चर किया गया तो उसे बताना ही पड़ा कि चारू कहाँ है। लाल बाजार लॉकअप में 10 दिन की पुलिस कस्टडी में चारू से किसी को मिलने नहीं दिया, वकील को भी नहीं मिलने दिया, किसी भी कोर्ट में पेशी नहीं हुई। ये तक भी कहते हैं कि पुलिस ने चारू को भयानक टॉर्चर किया। कितनी डिग्री पे था तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत टॉर्चर किया। लाल बाजार लॉकअप उस वक्त नक्सल टॉर्चर के लिए कुख्यात हो गया था। बिना किसी केस मुकदमे के 28 जुलाई को उसी लॉकअप में चारू को मौत मिली। मतलब कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो इतना ज्यादा उसको वहां पर टॉर्चर हुआ। ये भी कहते हैं कि चारू की डेड बॉडी को भी पुलिस ने घर वालों को नहीं दिया और खुद ही जला दिया। तो नक्सलवाद का जब हम अक्सर जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भाई 2026 तक मार्च महीने में ये तय हुआ है वो मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई नक्सलवाद मुक्त भारत को बना देंगे, आत्मसमर्पण का भी देखिए, सरेंडर का भी पूरा ऑप्शन है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी आइडियोलॉजी का, कि किसानों के हित में एक आंदोलन की शुरुआत करी। और वो कहाँ से आप देखेंगे कि चीन, रशिया के अंदर एक जो आइडियोलॉजी चलती है, उस आइडियोलॉजी के तहत वो काम करने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए इंडिया डेली।